जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की और मजा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए। क्या बेटा? कंटेंट वो पढ़ो जो सिलेक्शन दिला जाए। गुरुकुल उन्नति अकेला एकमात्र चैनल है जो आपको भरोसा दिलाता है कि मैं कंटेंट जो आपको दूंगा वो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, है ना। यहाँ पर जो प्रश्न पढ़ाए जाएंगे वो छपने वाले होंगे। क्या? छपने वाले प्रश्नों की सीरीज में साझा करते हुए उसी क्रम में बढ़ते हुए आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करते हुए आ चुका हूं आपके बीच में। फिर से मैं सम्राट सर आपके बीच में आ चुका हूं जानदार शानदार तरीके से। मजा आ जाएगा। क्या? आज की क्लास में भी बहुत मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी? कहना सर दूरी की बात कर रहा तो उससे पहले आप थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर दीजिए सूर्य के बारे में। चलते हैं सूर्य के बारे में। बेटा सूर्य की बात करेंगे। देखो बेटे इस बात को याद रखना, सूर्य की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। किसकी? कहना सर सूर्य की। देखो सबसे पहले समझो सूर्य एक तारा है। क्या है बेटा? सूर्य क्या है? कहना सूर्य एक तारा है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा देखो हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं, उन असंख्य आकाश गंगाओं में से हमारी एक आकाश गंगा, और हमारी इस आकाश गंगा में एक तारा है और उस तारा का एक सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, शनिचर ये सब क्या होते हैं? ग्रह एक दूसरे के परिक्रमा काट रहे होते हैं। तो उन असंख्य आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा है और उसका जो तारा है जिसका नाम क्या है? सूर्य रहने वाला है। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। किसमें बेटा? प्लाज्मा के रूप में। लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है कहने से लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आपको बता दें इसमें नाभिकीय क्या होता है? इसमें नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन। अच्छा बड़ा कंफ्यूजन है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा तो उनको तो पता होगा नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखो एक होता नाभिकीय संलयन, वो बेटा एक होता नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन वह संलयन होता है जिसमें दो एटम, दो परमाणु जुड़ जाते हैं और जुड़कर हीट या ऊर्जा जनरेट करते हैं, उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जबकि नाभिकीय क्या बेटा? कहना सर नाभिकीय विखंडन की बात हो रही है। किसकी? कहना सर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो दो एटम जो है जब टूटकर ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं, उसको ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? कहना सर समझ में तो आ रही है, दिमाग में बैठ रही है, मजा आ रहा, टॉप क्लियर तरीके से क्लियर हो रहा। क्या टॉप क्लियर तरीके से क्लियर हो रहा? तो सूर्य की बात करें, सूर्य एक तारा है, उसमें जो ईंधन होता है प्लाज्मा के रूप में उसका ईंधन भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक तारा है और तारे का जीवन बेटा 10 अरब वर्ष का होता है। मैं चीजों को बार बार रिपीट करता रहता हूं। 5 अरब वर्ष का जीवन क्या हो गया? व्यतीत हो चुका। क्या 5 अरब वर्ष का जीवन इसने व्यतीत कर लिया। शेष कितना बचा? कहना सर शेष की बात कर रहे हो ना? कहना सर 5 अरब। कितना? 5 अरब वर्ष बचा हुआ है। फिर क्या होगा? 5 अरब वर्ष के बाद सूरज का जो ईंधन है वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? वो लाल दानव बनेगा। फिर मैं इसको ज्योग्राफी में समझाऊंगा। पहला ही टॉपिक है खगोल विज्ञान। मैं आपको उसको बेहतरीन तरीके से इस चीज को लेके चलूंगा, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पकड़ा के चलूंगा, मजा आ जाएगा। ऐसा पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन करा देगा आपका। क्या? ऐसा पढ़ा दूंगा जो आपको सिलेक्शन दिला देगा। इस बात से बेफिक्र रहो आप लोग। बेटा इस बात की ये जानकारी थोड़ी सी आपके साथ साझा करें, इसको बढ़िया से रखना है। और ये कह रहे हैं ना प्लाज्मा बेटा 6000 डिग्री सेल्सियस का रहता है। और आजकल की लड़का लड़की क्या करते हैं कि आज तुम्हें ले चलूं तारों के शहर में। तो बेटा तारों के शहर में चक्कर में मत जाइयो। 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहां पे। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर पानी जो होता है वेपोरेट यानी भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ तो 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर है। समझ लियो तो मौका हुई है ना। याद रखिएगा। तो नाभिकीय संलयन होता है, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में ईंधन बनता है। याद रखेंगे इसमें, इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ये रही इस क्वेश्चन से जानकारी। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? कहना सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या? 15 करोड़ किलोमीटर है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी लगभग कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर की समथिंग में। इस बात को याद रखेंगे। इस बात की बढ़िया चीज में आना, इस क्वेश्चन से चीजें आपके साथ साझा करी। हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति क्या होता है? बताओ बेटा हरित क्रांति क्या होता है? देखो हरित क्रांति का मतलब है
हरित क्रांति के जनक, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हरित क्रांति के जनक कौन है। सबसे मैं पहले प्रश्न पूछूं कि बताओ हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, क्रांति के जनक कौन है, इस बात को बता दो सबसे पहले, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहले तो ये बताओ, है ना। अच्छा, इसके अलावा इस बात को याद रखेंगे यहाँ पर लोग, सबसे बड़ी बात कि क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज ताप में वृद्धि होना, हरित गृह या हरित आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हैं, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस बात को भी आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है, कहना सर जो है तापमान में वृद्धि से संबंधित है। आपको बता दें बेटा, याद रखना, एक पॉइंट बनाकर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हरित गृह का प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आप ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है बेटा, देखना ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। क्या होता है बेटा उसको, ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या होता है, कहना सर ओजोन परत जो होती है वो सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती है। सूरज की जो पराबैंगनी किरणें आ रही ना बेटा, ये हमें किरणें सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने का काम करती हैं। ये सूरज की जो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आती हैं तो हमें क्या हो जाता है, कहना सर हमें स्किन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारियों से हमें लड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, ओजोन परत धीमे धीमे क्षतिग्रस्त होती जा रही है, उसके पीछे का मूल रूप से जो कारण है वो है पॉल्यूशन। दिन प्रतिदिन प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ओजोन परत जो है, ओजोन परत की क्या हो रही है, क्षति हो रही है। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो शरीर में हड्डियों से जानने से पहले कंकाल तंत्र को जान लेंगे कि कंकाल तंत्र क्या होता है। देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, कंकाल तंत्र की बात करेंगे तो कंकाल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक बाहरी कंकाल और एक अंदरूनी, यहाँ पर अंदर का कंकाल आप कह सकते हैं। कंकाल कितने प्रकार का होता, कहना सर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कहना एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। एक कौन सा बेटा, एक बाह्य कंकाल होता है और एक कौन सा होता, एक कहना सर आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है बाहरी कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल क्या होता, कहना सर वो सर बाहरी कंकाल बता तो रखा था आपने, पढ़ना ही ना है क्या, पढ़ना ही ना है आप लोगों को। मैं बार बार कहता हूं कि चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, हमारी क्लासों को देखो। पर डे अगर प्रैक्टिस वाली क्लास अगर ले रहे होते ना तो अटक ना रहे होते, क्या अटक ना रहे होते, सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड में रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होते, मज़ा आ जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ कंटेंट वो दे रहा हूँ जो एग्जाम में फंसेगा। बेटा समझो इस चीज़ को, हर एक प्रश्न का पोस्टमास्टम की तरह उस क्वेश्चन का तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं आ रही हैं चीज़ें और फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो पापी हो तुम लोग, क्या पापी हो, दुष्ट निर्लज हो तुम लोग, समझ रहे हो, क्या निर्लज हो तुम लोग, है ना। बाह्य कंकाल को समझो, बाह्य कंकाल को समझो। क्या होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल वह कंकाल होता है जिनमें कंकाल ऊपरी लेयर में होता है। जैसे जैसे कहना सर जैसे जैसे कॉकरोच, आपने देखा अब क्या होता कभी कभी कि कॉकरोच को मारने के लिए बड़े जोश में जाते, क्या कॉकरोच को मारने के लिए बड़े जोश में जाते और जानने के बाद उसके ऊपर गुम्मा रख देते या चप्पल रख देते या चप्पल से उसको मारते। तो आप देखिए ऐसे ही कॉकरोच जो होगा ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा, आपको दिखाएगा कि मर गए और ऐसे आंखें खोल के देखिएगा, अरे चाचा भाग गए, तुरंत 1 2 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपने चोट दी है वो उसके बाहरी कंकाल यानी ऊपरी भार पर यानी बाहर पर लगी है। आपने देखा होगा कि जो ऊपर की जो लेयर होगी अलग से फील होगी आपको कि ये क्या है, अलग से ठोस जैसी फील हो रही है, तो वो क्या है, वह कंकाल है ना। तो आपको बता दें जैसे चींटी हो गई, अब जैसे चींटी है, अब चींटी को आप चींटी की जगह चिंटा को पकड़ो, चिंटा को कभी मसल के देखना तो ऐसे आएगी जिस चुरमुराने की आवाज़। जैसे आपने देखा होगा ना, मुरमुरा नहीं देखा है, मुरमुरा खाते ना अपन, तो मुरमुरे का जो लाई होती है उसको ऐसे देखें चुर्र की आवाज़ आती। इसी प्रकार जब हम चिंटा जो होगा उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मसीलेंगे तो उसमें भी चुरचुराहट की आवाज़ आएगी, अर्थात उसके अंदर भी क्या है, कहना सर उसके अंदर कंकाल नहीं है, उसके बाहर कंकाल है, अर्थात ये बाहरी कंकाल का एक उदाहरण
है। बात समझ में आया बेटा? बात समझ में आ गया होगा कि बाहरी कंकाल क्या होता, आंतरिक कंकाल क्या होता। भैया आंतरिक कंकाल में तो हम भी आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सब आंतरिक कंकाल में, क्या हम सब आंतरिक कंकाल में आते हैं। जैसे ह्यूमन, हम मानव, अब हम लोगों के अंदर क्या होता है, कंकाल होता है। जैसे हड्डियां होती हैं, हड्डियों में पसलियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, ह्यूमरस, रेडियन, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिंग, ये हड्डियां होती हैं। हड्डियों की संख्या कितनी, कहना सर हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। कितनी, इधर पे लिखे दे रहा हूँ, नहीं इधर का पता क्या कर दोगे, क्या हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी होती है युवावस्था में। सबसे पहले समझो युवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 206 होती है। बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें बेटा, बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 280 होती है। अगर बात करेंगे किस अवस्था में, आप कह सकते हैं बच्चों में, क्या कह सकते हैं, बच्चों में, बच्चों में छोटे जो बच्चे नहीं होते हैं, नन्हे मुन्ने से बच्चे में, उनमें 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। ये हड्डियां जाती कहाँ हैं बेटा, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, फिर जाके वो धीमे धीमे जाके ऐड ऑन होती जाती हैं और एक बड़ी हड्डी का निर्माण हो जाता है। इसलिए जो हड्डियां होती हैं वो 300 से अधिक, यानी जो 300 से जो हड्डियां, 300 जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ जुड़ कर कम होने लगती हैं और आखिरी में कितनी बचती हैं, 206। आज हम आप बच्चों को पढ़ा रहे थे तो एक डायग्राम देख रहा था बच्चा, कह रहा सर इसमें 206 हड्डियां ना दिख रही हमें। हमने की बेटा रुको एक मिनट, हमने बच्चों को 206 की 206 हड्डियों को उनको रटाने का काम किया, क्या 206 की 206 हड्डियां याद कराने का काम किया। इस बात को याद रखो। अगर हम बात करें आंतरिक कंकाल की, किसकी, कहना सर आंतरिक कंकाल की बात करें तो आंतरिक कंकाल की बात करेंगे तो आंतरिक कंकाल की बात कर रहे थे बेटा, किसकी, कहना सर आंतरिक कंकाल की बात कर रहे थे। तो आंतरिक कंकाल होता क्या, अभी हमने जस्ट बताया आपको कि भैया जैसे हड्डी किसमें, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इन सभी में आंतरिक कंकाल होता है। इस बात को याद रखना। अच्छा, फिर दिमाग में विचार आएगा कि सर आपने बाह्य कंकाल बता दिया और आंतरिक कंकाल बता दिया, अब बचा कछुआ। कछुआ सर कैसा होता है, उसमें आंतरिक कंकाल होता है कि बाहरी कंकाल होता है। एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो जैसी क्लास चल रही थी तो एक बच्चा बीच में से उठ के बोला, कह रहा सर अगर आपने बता दिया बाहरी कंकाल और आंतरिक कंकाल, कह रहे सर वो कछुआ जो है वो किस कंकाल का उदाहरण है। तो बेटा समझो वो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो पीठ यानी जो सेल होती है ऊपर की, वो किसकी होती है, वो बाहरी कंकाल की होती है, जबकि उसके हाथ, पैर और जो मुंह होता है तो वो आंतरिक कंकाल का होता है। अर्थात वो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों का उदाहरण है। कौन सा है, कछुआ है। ये भी एग्जामिनर ने एक बार पूछ रखा है तो इस बात को भी याद रखेंगे। युवावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है, बाल्यावस्था में 280 होती है और बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखना और दिमाग में सेव करके रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको पहले टिक कर ले रहे बेटा, इसको टिक कर ले रहे। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कहना सर 206 हड्डियां होती हैं और इसको मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का काम किया। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए मानव शरीर में रक्त, मानव शरीर में किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि बताओ सर मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो बेटा पीएच मान की बात कर रहा, किसकी, पीएच मान की बात कर रहा। तो यहां से देखो, यहां तक एक पीएच स्केल बना दिया। क्या बना दिया बेटा, पीएच स्केल बना दिया। और पीएच स्केल की बात करें तो बीच में जो होता है वो 7 होता है और यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है और यहाँ पर कितना होता है, 14 होता है। ये हम पिछली कक्षाओं में भी बता रखे। अब समस्या क्या है, बच्चों के अंदर मेंटलिटी क्या है कि बच्चे पूरा वीडियो देखना नहीं चाहते। वो ये नहीं है अरे सर देख लेंगे, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है अब, लेकिन देखना नहीं है और मन में विचार लगाएंगे कि यार सर की वीडियो आ गई, कल देख लेंगे, रात में देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, वो देखेंगे नहीं, उसके बाद अगली वीडियो चली आएगी। अब ये समस्या है बच्चों के अंदर। तो बेटा देखो 0 से लेकर 7 तक के बीच में जितने भी पीएच मान आएंगे वो कैसे होंगे, कहना सर वो अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। और इसके अलावा 7 से 14 के बीच में जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे, कहना सर वो क्षारीय होंगे। कैसे होंगे, कहना सर वो क्षारीय होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहना सर मजा आ रही बात समझ में की, तो बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 0 से 7 के बीच में जो होंगे वो अम्लीय होंगे और 7 से 14 यानी 7.1 कह लो आप, कितना 7.1 से 14 के बीच में जितने होंगे वो क्या होंगे, कहना सर क्षारीय होंगे। और अगर हम 7 की बात करें तो 7 होगा क्या, उदासीन।
क्या होगा बेटा, उदासीन होगा। अब वो कह रहा है कि बताओ रक्त का पीएच मान, किसकी बात कर रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, कहना सर पीएच मान की, वो भी रक्त की, कहना सर 7.4 होता है। यानी 7.4 का मतलब क्या हुआ, यानी इस डायग्राम से आगे, यानी 7.4 बेटा यहीं कहीं तो होगा। तो ये कैसा होगा, कहना सर रक्त जो है वो क्षारीय है। कैसा है, कहना सर क्षारीय है। इस बात को भी याद रखना कि रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। कभी कभी नींबू का भी पूछ लेता, किसका, नींबू का पीएच मान बताओ, किसका, नींबू का पीएच मान। तो देखो नींबू को याद करने की ट्रिक सुन लो बेटा। इधर देखो गधों, इधर देखो बेटा, इधर देखो बोर्ड पे देखो क्या होता है। जब नींबू होता है, नींबू को चाकू से काटा, कितने भागों में बट गया, कहना सर 2 भागों में बट गया। कितने में, कहना सर 2 में बट गया। तो नींबू का पीएच मान हो गया 2 भागों में बट गया, यानी 2.2। नींबू का पीएच मान कितना होता है, कहना सर 2.2 होता है। प्रश्न की तरफ देखो, प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, कहना सर 7.4 इज अ करेक्ट आंसर। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कैसा होता है रक्त, कहना सर क्षारीय होता है। इसको रक्त को क्या कहा जाता है, कहना सर रक्त को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, है ना, बताओ, परिवहन, परिवाहक होता है, कह सकता है ना। परिवहन का भी कार्य कौन करता है, रक्त करता है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वो कह रहा है कि बताओ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ, कहना सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। मनुष्य का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कहना सर कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहां पर स्थित है, कर्नाटक। कहां पर बेटा, कर्नाटक में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अच्छा बेटा, ये हमारे भारत का, ये हमारे भारत का क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अगर हम बात करें अमेरिका, क्या बेटा, अमेरिका, ए चाचा इधर देखो, इधर देखो, अमेरिका, अमेरिका क्या क्या है, कहना सर है इसरो। कौन सा है, इसरो। इसरो भी नहीं है अकेला, ये गवर्नमेंट है। इसरो कौन है, गवर्नमेंट है ना। इसके अलावा प्राइवेट भी है, जिसको हम चाचा के नाम से जानते हैं। कौन चाचा, स्पेस एक्स वाले। क्या, स्पेस एक्स, स्पेस एक्स का मालिक कौन, एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है बेटा, एलोन मस्क। एलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या कराती है, स्पेस की यात्रा कराती है। स्पेस से रिलेटेड सारे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो करने का काम करती है। जो तो अमेरिका में 2 हैं कंपनियां, एक कंपनी इसरो, इसरो ये गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, नहीं गवर्नमेंट की है, और एक स्पेस एक्स जो एक प्राइवेट कंपनी है। और ये किसकी है, कहना सर हमारे चाचा, क्या, हमारे चाचा की। क्या नाम है उनका, एलोन मस्क। क्या, एलोन मस्क की है। एलोन मस्क की एक कंपनी और है जिसको हम टेस्ला के नाम से भी जानते हैं, जहां पर अंतरिक्ष में तो तहलका मचा ही रखे हैं और जमीन पे भी यानी पृथ्वी पर भी तहलका मचा रखे हैं, है ना। तो टेस्ला कंपनी की जो कारें होती हैं एक्चुअली भारत में नहीं है, अभी भारत में आती ही नहीं है, क्योंकि उस पर टैरिफ वगैरह और टैक्सेस वगैरह का इशू है। एक बार मुझे याद है न्यूज़ की रिपोर्टिंग में भी आया था कि एलोन मस्क का कहना था कि भारत में हम अपनी कारों को बेचेंगे, लेकिन सरकार जो है वो अलग ही धंध में रहती है। सरकार कहती है हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, या डबल टेबल टैक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करती है। अब जैसे फॉर्च्यूनर ही देख लो, फॉर्च्यूनर 50 लाख की 18 लाख उस पर टैक्स ही है। अब बताओ आदमी साला 18 लाख में एक और गाड़ी लेके आ जाए, क्यों ले वो फॉर्च्यूनर, अलग ही धंध मचा रखे हैं। फिलहाल ठीक है, अलग बातें हैं, है ना, भारत के अलग अलग, इस बात को भी याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूची की बात कर रहा बेटा, किसकी, अनुसूची की बात कर रहा है, इस बात को याद रखो। तो देखो अनुसूचियों की बात करो तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची। पहली अनुसूची कैसी, अनुसूची पहली, पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में संघ या भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ क्या है, भारत राज्यों का संघ के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची, दूसरे में बेटा वेतन, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, तीसरे में किसकी बात है, शपथ की बात है। चौथे में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया, राज्यसभा की सीटें याद रखो, राज्यसभा की सीटों की बात करी गई, इसके अलावा
इसके अलावा अगर बात करें 5 में किसके बारे में बताया गया कि ना सर SC और ST के बारे में बताया गया। 6 में किसके बारे में बताया गया पूर्वोत्तर राज्य, किसकी बेटा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, अरे बता दो, मैं कहता हूं कि गुरुकुल उन्नति की सारी वीडियो देखा करो, मजा आ जाएगा, लेकिन देखना ही नहीं है, तुम लोगों को गधे हो, है ना। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, कहना सर असम, कौन कौन से, असम, असम, मेघालय, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा बेटा, त्रिपुरा और मिजोरम। इस बात को याद रखना है अपने दिमाग में। 7 में क्या है, 7 में बेटा जल्दी बताओ, शक्तियों का विभाजन। 7 से 7, 7 से शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। किसकी बात करी गई बेटा, शक्तियों के विभाजन की बात करी गई, शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात करी गई, इस बात को याद रखिएगा, है ना। शक्तियों की में भी कई विषय हैं, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची और अपशिष्ट, इस बात को भी आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। अगर 8 की बात करें, किसकी बात करें, 8 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 8 की बात करें तो 8 अनुसूची 8 में बात करेंगे, किसकी, अनुसूची 8 में बात करें तो अनुसूची 8 में किसके बारे में बताया गया कि ना सर 8 में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। 9 में किसके बारे में बताया गया कि ना सर 9 में, जल्दी से बताओ, 9 में भूमि सुधार के बारे में, किसमें, भूमि सुधार, भूमि सुधार के बारे में बताया गया। 10 में किसके बारे में, 10 से 10, दा से दल बदल, दल बदल। 11 में बेटा, 11 में पंचायत, पंचायत के बारे में बताया गया। 12 में नगर परिषद, क्या, नगर परिषद के बारे में बताया गया। पूरी की पूरी अनुसूचियां एक बार में सुपड़ा साफ कर दिया। यही क्वालिटी है गुरुकुल उन्नति की, क्या बेटा, यही तो क्वालिटी है किसकी, कहना सर गुरुकुल उन्नति की, क्या यही क्वालिटी है गुरुकुल उन्नति की। इस बात को याद रखना, पूरी की पूरी 12 की 12 अनुसूची रटाने का काम कर दूंगा। जाके एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने अनुसूचियों पर, जाके देखो, मजा आ जाएगा, है ना, है ना। अब ये चलो यहाँ पर देखो कितनी अनुसूचियां हैं, तो टिक करेंगे कितनी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, यानी 12 अनुसूचियां दी गई हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में बताओ किस वर्ष GST लागू हुआ, जी कब हुआ, कहना सर 1 जुलाई 2017 को, किसको, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कहना सर गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, या फिर वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, क्या, वस्तु एवं सेवा, सेवा, क्या बेटा, सेवा कर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसकी दरें कौन सी है, कहना सर 5, 12, 18 और 28 इसकी क्या है बेटा, कहना सर दरें हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से जीएसटी का एक टॉपिक बनाऊंगा, एक पूरी वीडियो बना दूंगा सेपरेट, इसमें पूरा जीएसटी समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट वो पढ़ो जिससे सिलेक्शन हो, और गुरुकुल उन्नति जो है वो आपको कंटेंट देने का काम करता है बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कह रहा है कि बताओ किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता, रेड ग्रह, हाँ बेटा लाल ग्रह कहा जाता। ये कौन सा है सर, लाल ग्रह की तो बात है, तो लाल ग्रह किसके कारण है, तो सबसे पहले बता समझ लो कि लाल ग्रह यानी मंगल की बात हो रही है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल। अब क्यों है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पर, क्या है बेटा, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, आयरन जो ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, अधिकता है। देखो एक बयान आया था एलोन मस्क में, अभी चर्चा कर रहा था एलोन मस्क के बारे में, तो एक एलोन मस्क है, एलोन मस्क का बयान आया था। एलोन मस्क कहता कि दुनिया कहती है कि मेरे ऊपर मंगल भारी है, और मैं कहता हूं कि मैं मंगल पर भारी हूं। अर्थात मंगल पर ये क्या है, सिटी बसाने का प्लान कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और चीज़ें बढ़िया बड़े लेवल पे चल भी रही हैं। देखो क्या होता है ना कि 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब 2 टाइप के कैसे कैसे, एक जहां पर इतनी सी सोच रखते हैं, और एक जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं। इतनी सी सोच वाले करें ये कर रहा तो ये छोटी सोच वाले व्यक्ति, और बड़ी सोच वाले व्यक्ति अपना बड़ा काम जो होता है ना, बड़ा टारगेट लेके चलते हैं और बड़ा काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, हमेशा बड़ा सोचने का प्रयास करो, क्योंकि आप जब आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना है,
या फिर आप सोच रहे हो बड़ा, मान लो आपने सोचा सैलरी मुझे लगभग 60,000 रुपये चाहिए, तो बेटा 60 नहीं तो 40 तो मिल ही जाएगी। लेकिन तुम सोच ही रहे कह रहे यार 10,000 मिल जाए काम चल जाएगा, तो बेटा 10 नहीं मिलेगी, फिर 5 ही मिलेगी या 6 ही मिलेगी। तो सोच थोड़ी सी बड़ी रखो, और सोच बड़ी रखने के साथ ऐसा नहीं बड़ी रख ली सोचा के लिए परे हो, ऐसा नहीं। बड़ी सोच रखने के साथ आपको उसके प्रति मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या मेहनत भी करो, मेहनत ऐसी इतनी तगड़ी करो ना कि मेहनत को भी पसीना आ जाए कि भाई साहब ये बंदा तो तगड़ा है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि जो टारगेट रखे हो वो भी तो बड़ा है ना, और बड़ा है तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम टारगेट रखे 50,000 रुपए का कि 50,000 मंथली मिलेगी, और मेहनत कर रहे हो तुम 5,000 रुपया वाली, तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो, कैसे काम चलेगा। तो इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है। सबसे अधिक चंद्रमा की बात हो रही है, तो चंद्रमा की बात है ना, तो 82 चंद्रमा है किसके, शनि के, शनि के। अब यहाँ पे देखो बेटा एक शनि है, क्या है ये शनि है, ये शनि, शनि में रिंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसमें कितने हैं, कितने चंद्रमा है, कहना सर 82 से अधिक चंद्रमा है। कितने, 82 से अधिक चंद्रमा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, है ना। आपके लिए क्वेश्चन दिए जा रहा हूं कि बताओ शनि जो ग्रह है, क्या शनि ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में है, किन किन ग्रहों के बीच में है, किन ग्रहों के बीच में है, बीच में है। चलो बता दो जल्दी फटाफट, शनि ग्रह किन ग्रहों के बीच में है, ये आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। बताओ कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, तो समझो ना, समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते रात को फिर कहोगे अंधेरा है। आप कोशिका की बात करें, कोशिका, इधर देखो बेटा, इधर देखो, देखो बेटा, कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका, ये रही कोशिका, क्या है ये बेटा, कोशिका। कोशिका में ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है। तो अगर हम पूछे कि बताओ कि केंद्रक की खोज किसकी, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने करी, कहना सर केंद्रक की खोज रॉबर्ट, किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने करी केंद्रक की खोज। अगर मैं कहूं कि बताओ कोशिका की खोज किसने करी, कहना सर रॉबर्ट हुक ने करी। किसने बेटा, को रॉबर्ट हुक ने करी। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम कहें कि कोशिका के कई भाग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तमाम। अगर बात करेंगे ग्रह, यानी अगर हम चर्चा करें आपसे, याद रखें, अगर हम चर्चा करें कि बताओ जो ऊर्जा बनाएगा, ऊर्जा कौन बनाता, ऊर्जा कौन बनाता, तो कहना सर माइटोकॉन्ड्रिया। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। लाइसोसोम क्या करता, आत्महत्या की तैली कहा जाता। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइजोसोम क्या करता, ये प्रोटीन बनाता, प्रोटीन बनाता, प्रोटीन बनाता, अर्थात इसे क्या कहा जाता, अर्थात इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता। क्या कहा जाता बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता। प्रोटीन की क्या कहा जाता, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सेंट्रोसोम क्या होता बेटा, ये कोशिका विभाजन किसका काम करता, कोशिका विभाजन का काम करता, विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता सेंट्रोसोम। नाभिक मैंने अभी बता ही दिया आपको, राइजोसोम बता ही दिया, सारा बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात इसको पावर हाउस या शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया ये सीरीज हो गई खत्म आपकी। मैंने प्रयास किया कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे रटा दें कि मजा आ जाए, और प्रयास मेरा लगभग मुझे लगा कि बढ़िया तरीके से आपने रिस्पांस दिया, और मुझे लगा कि नहीं मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। मैं उन बच्चों के लिए काम नहीं करता जो एटीट्यूड में रहती, क्या एटीट्यूड में रहती, वो कहेंगे अरे हम सिस्टम फाड़ देंगे, तो हल्का सा मचा, उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए काम करता हूं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, वाकई में जिनमें घमंड ना हो, वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, उन बच्चों को मैं पढ़ाने यहाँ पर आया हूँ। मुझे मैं कह रहा हूँ ना भाई, मेरा भी शुरुआत है और आपकी भी शुरुआत है। देखते हैं क्या मंजर आएगा, और वो समंदर भी अपने साथ आएगा। मेहनत इतनी तगड़ी करेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। क्या मेहनत इतनी तगड़ी करेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। आपका साथ है ना, क्या आपका साथ गुरुकुल उन्नति का विकास, और आपके साथ में मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि बेटा आपकी सफलता है ना,
क्या कहता हूँ मैं, याद रखना बार बार। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी थी, अच्छा नहीं लिखी है ना, याद रखो इस चीज को कि कंटेंट जो होगा गुरुकुल उन्नति बहुत तगड़ा देगा। क्या कंटेंट बहुत तगड़ा देगा, एग्जाम में छपने वाला कंटेंट देगा, ठीक है ना। इस बात के लिए इसी चंद शब्दों के साथ विदा लूंगा। चीज़ों में बढ़िया लगी होंगी। एक शायरी सुनाने का प्रयास कर रहा था, अब वो मुझे याद नहीं आ रही, तो सोच रहा था, तो ऐसी कुछ बढ़िया सी शायरी थी, बट दिमाग से उड़ी गई, याद ही नहीं आ रही। अच्छा बे एक, चलो वो याद नहीं आ रही तो ठीक है, ये बागेश्वर धाम वाले महाराज की शायरी याद आ गई, तो कह देते हैं कि अगर मैं तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। क्या, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम जो अगर तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझे देखना, तुमने अगर जो देखा तो आंखों से दूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझे चाहना, तुमने जो अगर चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा। है ना, चीज़ें बढ़िया लगी होंगी, शानदार। वो तो एक थोड़ा सा मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं बढ़िया सी अगली क्लास में मिलते हैं। बढ़िया रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, गुरुकुल उन्नति से जुड़ते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करना पड़ेगा, है ना। अपने परिवार को बड़ा बनाओ। अच्छी बात है, आज सफलता की एक कदम को अपन लोग छू चुके हैं, अच्छी बात है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।